फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और इस बार का टॉपिक है हमारा स्किन, जो कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट वीडियो का। तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम स्किन के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछे गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे 20 क्वेश्चंस। यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। जब नेल्स के चारों तरफ या आसपास इन्फ्लामेशन होता है टिश्यूज़ का, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके क्लबिंग, कॉइलोनाइकिया, पैरोनाइकिया या ऑन्कोलाइसिस। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका पैरोनाइकिया। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द मार्जिनल स्ट्रक्चर्स अबाउट द नेल इज कॉल्ड पैरोनोकिया। एक ऐसा इन्फेक्शन जो एक्यूट मतलब थोड़े टाइम के लिए या फिर क्रोनिक हो बहुत टाइम के लिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है नेल्स के मार्जिन पे या फिर किनारे पे, तो उसको हम कहते हैं पैरानोकिया। डिस्ट्रॉफी ऑफ द फिंगर नेल इन विच दे आर थिन एंड कनकेव विथ रेज्ड एज इज कॉल्ड कॉइलोनाइकिया। एक ऐसी नेल्स की दिक्कत जिसमें जो नेल्स का किनारा होता है वो उठा उठा कनकेव शेप का हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉलोनाइकिया। इट इज़ ऑफन आल्सो कॉल्ड स्पूनिंग ऑफ द नेल। दिस कंडीशन इज समटाइम एसोसिएटेड विथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इस कंडीशन को हम स्पूनिंग ऑफ नेल्स भी कह सकते हैं और बहुत बार ये आपके आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से भी होता है। लूजनिंग और डी अटैचमेंट ऑफ द नेल फ्रॉम द नेल बेड इज कॉल्ड ओनाइकोलाइसिस। ऑनाइकोलाइसिस जब नेल बेड से या नेल अपनी जगह से अलग हो जाता है या फिर ढीला या हल्का हो जाता है उसका अटैचमेंट, तो उसे हम कहते हैं ऑन्कोलाइसिस। एंड इनलार्ज टर्मिनल फेरिंग्स ऑफ द फिंगर ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सी कंडीशन कॉल्ड क्लबिंग। जो नेल्स का फिंगर टर्मिनल मतलब इंड होता है, जब उसमें स्वेलिंग हो जाएगी या फिर उसका इन्लार्जमेंट हो जाएगा ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सी कंडीशन, जब जैसे कोई भी ऐसी कंडीशन हुई कि ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लबिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर द नेल स्किन। जब आपके नेल की जो स्किन है उसके चारों तरफ या नेल्स के नीचे आपका इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे भी राइट आंसर आपका क्या होगा, पैरोनाइकिया। क्वेश्चन नंबर 23, वाइल एग्जामिनिंग द नेल्स ऑफ द पेशेंट यू फाउंड दैट देयर आर ट्रांसवर्स डिप्रेशन इन नेल्स इंडिकेटिंग टेम्परेरी डिस्टर्बेंस इन द नेल ग्रोथ। जब एज अ नर्स आप नेल का एग्जामिनेशन कर रहे थे तो आपने देखा कि एक डिप्रेशन हो रखा है, मतलब एक ऐसे दबा हुआ डिप्रेस जैसे लाइनिंग फॉर्म हो रही है, जिससे क्या पता चलेगा कि ये आपका नेल सही से ग्रो नहीं कर पा रहा है या फिर नेल के ग्रोथ में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो व्हाट आर दिस डिप्रेशन नोन एज। तो इस डिप्रेशन को आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ब्यूज लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूज लाइन। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वाइट लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स डिप्रेशन अक्रॉस द नेल इज कॉल्ड ब्यूज लाइन। जब वाइट लाइन नेल्स पे या हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स डिप्रेशन मतलब ऐसे दबा हुआ नेल्स रहता है, उसे हम कहते हैं ब्यूज लाइन। इट यूजुअली अ साइन ऑफ सिस्टमिक डिजीज। ये आपका किसका साइन होता है, सिस्टमिक डिजीज का। इट मे बी ड्यू टू ट्रॉमा, कोरोनरी ऑक्लूजन, हाइपर कैल्सीमिया, माल न्यूट्रिशन और स्किन डिजीज। ये आपका किसी ट्रॉमा के वजह से, मतलब कोई चोट लगी हो उसके वजह से, कोरोनरी ऑक्लूजन आपके हार्ट कोई डिजीज़ है उसके वजह से, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है उसके वजह से, माल नरिशमेंट और कोई भी स्किन डिजीज़ की वजह से हो सकता है। नंबर 24 है, द थिकेस्ट ह्यूमन स्किन इज़। सबसे ज़्यादा थिक या मोटी ह्यूमन की स्किन कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सोल। जो पैर के तलवे होते हैं सोल, वहाँ की स्किन आपकी सबसे ज़्यादा मोटी होती है और उसके बाद होती है आपकी पाम, ये जो हाथ की हथेली होती है, वहाँ की स्किन आपकी सेकेंड थिकेस्ट स्किन होती है, सबसे ज़्यादा सोल की होती है। क्वेश्चन नंबर 25, नेल्स, क्लॉज एंड हुप्स आर फॉर्म्ड बाय। ये जो आपके नेल्स होते हैं, क्लॉज और हुप्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द स्किन। स्किन की जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है वो आपके नेल के फॉर्मेशन या क्लॉ या हुप्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। यहाँ देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। नेल या ऑनिक्स और इंग्विस
claws and hoops are formed by plates of horny cell layer or stratum corneum of the epidermis। जो आपकी epidermis की हॉर्न शेप की, ये हॉर्न शेप की जो सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, उन्हीं से आपके नेल्स, क्लॉज और हूप्स बनते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, रूट्स ऑफ हेयर आर। जो आपके बाल की रूट होती है, जड़ होती है, वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मल्टी सेलुलर। वो कैसे होते हैं रूट्स ऑफ हेयर? मल्टी सेलुलर। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ईच हेयर कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, फ्री पोर्शन आउटसाइड द स्किन कॉल्ड सैफ्ट या स्कैपस पिलाई एंड पोर्शन इनसाइड द स्किन कॉल्ड रूट रेडिक्स पिलाई। जो ये आपके होते हैं हेयर, बाल, उनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक, वो आपकी स्किन के अंदर होती है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सैफ्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब स्किन के नीचे वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं रूट या रेडिक्स पिलाई, और सैफ्ट को हम स्कैपस पिलाई भी कह सकते हैं। रूट इज़ अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ऑफ बल्ब द एक्सपेंडेड पोर्शन एट द लोअर एंड ऑफ हेयर रूट। रूट क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके बल्ब, मतलब नीचे जो बल्ब पार्ट होता है उसके सेल के मल्टीप्लिकेशन की वजह से बनते हैं। When a patient own skin is taken from donor area and graft to recipient area is called। जब पेशेंट की खुद की स्किन ली जाती है और एक जगह से वो दूसरे जगह, जैसे जहाँ से हम लेते हैं वो डोनर एरिया होगा, और जहाँ पे हम ग्राफ्ट करते हैं या जहाँ पे उसका यूज़ करेंगे वो आपका रेसिपिएंट एरिया होता है। वहाँ पे अगर डोनेशन हो रहा है या स्किन ग्राफ्टिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस में आपके ऑटोग्राफ्टिंग, जेनोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग या नन। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑटोग्राफ्टिंग। थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, ऑटो मतलब आप खुद ही को डोनेट कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ग्राफ्टिंग ऑफ द टिश्यू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेशेंट बॉडी टू अनदर पार्ट इन बर्न इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्टिंग। जब एक पर्सन की स्किन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ग्राफ्ट किया जाता है या यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑटोग्राफ्टिंग। मतलब खुद को ही वो रेसिपिएंट भी है, खुद ही वो डोनर भी है। ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू बिटवीन मेंबर्स ऑफ वन ओन स्पीसीज और इन सेम स्पीसीज कॉल्ड एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट। जब एक स्पीसीज मतलब अगर एक ह्यूमन ही ह्यूमन को दे रहा है तो वो सेम स्पीसीज के हैं, तो उसको हम कहते हैं एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। या कभी कभी क्या होता है एनिमल्स में भी हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो सेम स्पीसीज, जैसे डॉग है तो डॉग ही डॉग को दे रहा है, दैट इज होमोग्राफ्ट। फिर आपका ग्राफ्ट ऑफ टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज टू एन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड जेनोग्राफ्ट और हेट्रोग्राफ्ट। जब स्पीसीज डिफरेंट हो, जैसे कभी कभी क्या होगा कि किसी एनिमल बॉडी से किसी ह्यूमन में ग्राफ्टिंग की जा रही है या उसकी स्किन लेकर आपके ह्यूमन में ग्राफ्ट की जा रही है, तो उसे हम कहते हैं जेनोग्राफ्ट या हेट्रोग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस इज कॉल्ड आइसोग्राफ्ट और सिनग्राफ्ट। जब ऐसे ट्विंस जो एक जैसे ही होते हैं, आइडेंटिकल हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे ट्विंस जो एक ही ओवम डिवाइड होके दो बना लेता है, तो उन ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। वो दिखने में काफ़ी सेम होते हैं। जब उनमें ग्राफ्टिंग करवाई जाती है तो हम उसको आइसोग्राफ्ट या सिनग्राफ्ट कहते हैं। तो ये देख लिया हमने ग्राफ्टिंग के टाइप। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राफ्ट एक्सचेंज बिटवीन मेंबर्स ऑफ जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। जब एक ग्राफ्टिंग हो रही है ऐसे एनिमल्स जो एक दूसरे से अलग हैं या उनका स्पीसीज ही अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका एलोग्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, A woman with infertility receives an ovarian transplantation from her sister who is an identical twin. What type of graft it is? जब एक आइडेंटिकल ट्विन वाली वुमेन ने अपने साथ के मतलब जो ट्विन थी उससे ग्राफ्टिंग करवाई, ओवेरियन ट्रांसप्लांटेशन करवाई, तो ऐसे ग्राफ्ट को हम क्या बोलेंगे? तो ये होगा आपका आइसोग्राफ्ट। क्वेश्चन 30 है, विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड्स आर कवर्ड विद द पेशेंट ऑफ ओन स्किन। जब खुद से ही बर्न पेशेंट में उसकी एक जगह की स्किन लेकर दूसरी जगह पे ग्राफ्टिंग की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये होगा आपका ऑटोग्राफ्ट। और अगर यहाँ ऑप्शंस में देखें तो जेनोग्राफ्ट किसी अलग स्पीसीज से, होमोग्राफ्ट जो आपके सेम स्पीसीज से होता है, हेट्रोग्राफ्ट भी आपका जेनोग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका,
डर्मेटोम इज़ अ पार्ट ऑफ, डर्मेटोम आपका किसका पार्ट है? स्किन का। ये जो वर्ड होता है डर्मा, दैट इज़ रिलेटेड टू स्किन। तो जैसे स्किन के जो डॉक्टर होते हैं उनको भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन होता है, डर्मिस लेयर होती है, तो डर्मा रिप्रेजेंट करेगा दैट इज़ रिलेटेड टू स्किन। देखते हैं कि ये डर्माटोन होता क्या है। अ रीजन ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल सेंसरी नर्व इज कॉल्ड डर्माटोम। स्किन का ऐसा जगह जहाँ पे एक ही सिंगल सेंसरी नर्व की सप्लाई होती है उसको हम कहते हैं डर्माटोम। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेम द डिजीज कॉज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आपका कौन सा डिजीज़ है ऑप्शंस में जो HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है? ऑप्शन है हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जूस्टर, वार्ड्स या सोरियोसिस। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका वार्ड्स। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वार्ड्स आर सर्कमस्क्राइब्ड क्यूटेनियस इलिविएशन रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपरट्रॉफी ऑफ द एपिडर्मिस। जब एपिडर्मिस में एक सर्कम जैसे गोला शेप का या सर्कल शेप का उठा हुआ इलिवेशन फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स मीन वार्ड्स ऑफ जेनिटलिया कॉज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सम ऑफ विच आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जेनाइटल वार्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वार्ड्स जो आपके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं जेनाइटल एरिया पे, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये देख लिया हमने वार्ड्स के बारे में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, द डेली इनसेंसिबल लॉस फ्रॉम द बॉडी नॉर्मली इज इन मिलीमीटर इज। यहाँ राइट आंसर होगा आपका बी, 400 से 800 ml। तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हमने कुछ क्वेश्चंस, इसके आगे के डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर such important questions and topic, please subscribe my channel. Thank you.